नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा। आज मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी को दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात। उत्तरकाशी में आयोजित रोड शो में भी किया प्रतिभाग। अंकिता भंडारी मामले में फिर से गरमाई सियासत। परिजनों ने सोशल मीडिया पर किया बड़ा खुलासा। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान शुरू। औद्योगिक प्रभारी ने टीम के साथ लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। संगठन मंत्री को देना चाहिए पद से इस्तीफा। इस वक्त ये अहम खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा। आज मुख्यमंत्री उत्तरकाशी को दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने सुबह उत्तरकाशी में आयोजित रोड शो में भी किया प्रतिभाग। उत्तरकाशी से रामलीला मैदान तक हुआ रोड शो। मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में विकसित ग्राम का किया उद्घाटन। विभिन्न स्टॉल का किया निरीक्षण। लाभार्थियों से भी किया संवाद। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी को करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और सीएम ने सुबह उत्तरकाशी में आयोजित रोड शो में भी प्रतिभाग किया। ये रोड शो उत्तरकाशी से रामलीला मैदान तक हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने रामलीला मैदान में विकसित भारत विकसित ग्राम का उद्घाटन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मामले में एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है। अंकिता भंडारी के परिजनों ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा खुलासा करते हुए बीजेपी के बड़े नेता का नाम लिया है। बता दें कि आपको अंकिता की मां ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वो बीजेपी के संगठन मंत्री पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राज्य सरकार और बीजेपी अब नैतिकता दिखाए और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को खुली चुनौती दी है कि अंकिता हत्याकांड पर बहस करें। राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तराखंड में बेटी अंकिता को समर्पित की जाएगी, जो कि 4 दिवसीय यात्रा उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में की जाएगी। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी नैतिक साहस दिखाए और अंकिता भंडारी के पिता ने जो आरोप लगाए हैं इनके एक नेता के ऊपर, बड़े नेता के ऊपर, उसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो, क्योंकि हमको सरकार की एजेंसियों पे भरोसा नहीं, ना सरकार पे भरोसा है। क्योंकि एक प्रकरण हॉर्टिकल्चर के मामले में हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे सीबीआई जांच के, आज तक वो सीबीआई जांच के लिए प्रस्ताव तक इस सरकार से नहीं गया है। तो ये चिंता का विषय है और हम उसमें कर रहे हैं। 14 तारीख से हम राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके समर्थन में उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को समर्पित करते हुए अंकिता भंडारी के न्याय की यात्रा निकालेंगे। हर ब्लॉक मुख्यालय में, हर जिला मुख्यालय में, हर विधानसभा में नेताओं के, लोकल नेताओं के नेतृत्व में ये यात्रा निकलेगी और हम न्याय की इस यात्रा को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और बीजेपी को ये बताना होगा कि मुख्यमंत्री के स्वयं की विधानसभा में एक माइनर का बलात्कार इनका मंडल अध्यक्ष कर रहा था। अंकिता के केस में भी पुलकित आर्यन के मंत्री का बेटा है। हरिद्वार में इनका जो किसान मोर्चे का अध्यक्ष है वो अपराधी पाया गया है। इनके विधायक के ऊपर, पूर्व विधायक के ऊपर डीएनए जांच की मांग का मामला है। ये सारे प्रकरण आके बीजेपी पे क्यों हो रहे हैं? और इनके बंसल साहब ने बता भी दिया था पहले। आज मुझे लगता है कि बीजेपी में सचमुच ये बात सच है। बंसल साहब ने ये कहा था कि साहब ये तो नीड होती है आदमी की, आदमी भगवान तो है नहीं। अजय भट्ट जी को उनको पद से हटाना पड़ा था। संजय सिंह का केस है, संजय सिंह को यहाँ से हटाया गया क्योंकि वो गलत पाए गए थे और संजय सिंह को दूसरा स्टेट दे दिया। ये कौन सी सज़ा है? तो बीजेपी को अपना नैतिक बल देखना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को और महेंद्र भट्ट को, दोनों को खुली बहस की चुनौती दे रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर पर, महिला अपराध पर किसी भी मंच पर खुली बहस मेरे से कर लें, मैं उनसे इसमें बहस के लिए तैयार हूँ। तो गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है। इतने 1 साल से ज़्यादा बीत गया अंकिता को गए हुए। 1 साल में तो उन्होंने किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाया। आज अगर 1.25 साल बाद वो अजय कुमार संगठन महामंत्री भाजपा पर इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी जो जांच है वो राज्य सरकार को करवानी चाहिए और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवानी चाहिए। ऐसे में मैं भारतीय जनता पार्टी की सारी महिला मोर्चा की महिलाओं का आह्वान करना चाहती हूँ कि कुछ रीढ़ की हड्डी
बुद्धि, कुछ ज़मीर, कुछ नैतिकता आपके अंदर बाकी है तो आपको तुरंत भारतीय जनता पार्टी छोड़ देनी चाहिए, त्याग दे देना चाहिए। इसलिए क्योंकि इससे पहले का जो संगठन महामंत्री था संजय कुमार, उसके ऊपर आप ही की महिला कार्यकर्ता ने 3 साल तक यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। वीडियो ऑडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुए। संजय कुमार को रातों रात गुपचुप तरीके से यहाँ से बेदखल कर दिया गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा कि संजय कुमार अपराधी थे, वो संलिप्त थे यौन उत्पीड़न में। नहीं तो अगर वो नहीं थे, वो पाक साफ थे, तो फिर अंगद की तरह पैर जमा कर बैठे रहते ना उत्तराखंड में, फिर दूध का दूध पानी का पानी होता रहता, जांच करवाते, पूरा उसकी जो दंडनात्मक कार्रवाई है उसको झेलते। लेकिन जिस तरह से उन्हें गुपचुप तरीके से भगाया गया, इससे साफ पता चलता है कि संजय कुमार अपराधी थे। लेकिन भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं करी, केवल पदच्युत किया, पदमुक्त किया। उसके अलावा आप देखिए विनय गोयल जो महानगर अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण और बहुत गंदी बातें महिलाओं के संबंध में कही। एक तो उन्होंने कहा कि प्रचारकों की भी शारीरिक नीड होती है, वो कोई खुदा का बंदा नहीं होता। तो क्या प्रचारकों की शारीरिक नीड पूरी करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रह गई हैं? ऐसे में इनको अपनी अस्मिता का, अपने स्वाभिमान का खुद ख्याल होना चाहिए महिला मोर्चा की महिलाओं को। दूसरी जो बहुत भद्दी बात उन्होंने कही वो ये कही कि जब महिलाएं राजनीति में आती हैं तो उनको मेंटली प्रिपेयर होकर आना चाहिए कि उनके साथ ऐसी घटनाएं होंगी ही होंगी। तो आप सोच सकते हैं कितने निचले दर्जे के ये बयान हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि अपराधी हैं विनय गोयल इस तरह के बयान देने वाले, और अजय भट्ट ने उनको पदमुक्त किया। और अजय भट्ट की वो कटिंग मेरे पास है जिसमें उन्होंने माना कि विनय गोयल के बयान बहुत ही बिलो द बेल्ट हैं। और अब तीसरा मामला देखिए, इससे पहले महेश नेगी भी थे जिनके ऊपर एक बच्ची के बाप होने का आरोप द्वाराहाट की एक महिला ने लगाया। डीएनए की जांच की बात कही गई, लेकिन सारा मामला गोल करके ठंडे बिस्तर में डाल दिया गया। अब आप देखिए कि अजय कुमार जो वर्तमान में संगठन महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर वीआईपी होने का संगीन आरोप लगाया है पीड़िता अंकिता भंडारी के माता पिता ने। तो ऐसे में ये बाहर से आने वाले संगठन महामंत्री उत्तराखंड की बहन बेटियों के साथ उनकी अस्मिता के संग छेड़छाड़ करने के लिए ही बुलाए जाते हैं क्या? ये क्यों इस समय अजय कुमार जो हैं वो सहारनपुर के रहने वाले हैं और हमारे उत्तराखंड की बेटियां इनके आगे परोसी जाती हैं। तो बहुत संगीन आरोप लगाया है और हम इस आरोप के आधार पर कहना चाहते हैं कि यदि इन आरोपों में सत्यता नहीं है और यदि ये अजय कुमार की छवि बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है तो करिए ना जांच, इसकी हाई कमेटी जांच बैठाइए, दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने करिए। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस का सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। औद्योगिक चौकी गैस प्लांट प्रभारी नरेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि खुले में शराब पिलाने वालों को भी चेतावनी दी गई। इतना ही नहीं, 6 व्यक्तियों के चालान भी किए गए जो शराब का सेवन सार्वजनिक स्थान पर कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभियान नशा मुक्त उत्तराखंड के तहत जिले भर में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। आगे भी हरिद्वार पुलिस का लगातार अभियान जारी रहेगा। कोतवाली पौड़ी क्षेत्र के अंतर्गत बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान कुलासू गांव निवासी वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। बताया गया कि ये युवक भीख मांगने का काम करता था। रात को पौड़ी बस अड्डे के समीप बनी पार्किंग के शेड के नीचे सोया था। हरिद्वार में कॉरिडोर के लिए कंसल्टेंट कंपनी को कार्य योजना बनाने के लिए सीसीआर में जगह मिली है। हरिद्वार पुनर्विकास परियोजना में चयनित कंसल्टेंट फर्म के लिए सीसीआर भवन में कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति मिल गई है। यहां बैठकर हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के मास्टर प्लान बनाने का काम फर्म आज से ही शुरू कर देगी। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को भी मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट में हरिद्वार पुनर्विकास परियोजना और ऋषिकेश पुनर्विकास परियोजना के लिए निविदा के माध्यम से मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश शहरी विकास मंत्रालय ने दिए थे। 22 जनवरी को रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर के प्रथम तल का उद्घाटन होने जा रहा है और चमोली जिले के जोशी मठ में राम भक्तों की टोली के द्वारा सभी लोगों को निमंत्रण पत्र और भगवान रामचंद्र जी की तस्वीर वितरण की जा रही है। और 22 जनवरी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जाने के लिए निमंत्रण भी दिया जा रहा है। इसी के साथ जोशी मठ के स्थानीय लोगों का कहना है कि आने वाले 22 जनवरी को जोशी मठ नगर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी दीपावली धूमधाम से मनाई जाएगी। जोशी मठ नगर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी प्रत्येक दिन भजन कीर्तन का आयोजन हो रहा है।
मातृशक्तियों के द्वारा बड़े सहयोग से इस पुण्य काम में अपनी सहभागिता निभाई और सब घर घर में जाकर लोगों को राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में आने के लिए न्योता दिया और लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल है। लोग 22 तारीख को एक भव्य दीपावली के रूप में मनाने के लिए उत्साहित हैं। आज नरसिंह के स्थान से हम लोगों ने राम लल्ला के जो अक्षत पूजित जो अयोध्या से आए हुए अक्षत थे उनका हमने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे मोहल्ले में वितरण किया। सर्वप्रथम हमने कीर्तन से इस कार्य का शुभारंभ किया। अपने भगवा वस्त्र में हमने आज राम लल्ला का स्वागत किया है। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप 22 जनवरी को राम लल्ला की स्वागत में दीपावली का बहुत ही भव्य आयोजन अपने अपने घरों में करेंगे। जय बद्री विशाल। प्रभु श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन सार्वजनिक अवकाश को लेकर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति ने एक प्रेस वार्ता की। उत्तरांचल प्रदेश क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की गई। इस अवसर पर महोत्सव समिति के सदस्यों ने कहा कि कितने संघर्षों और बलिदानों के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। उनके भव्य आयोजन को देखने के लिए सरकार को भी अवकाश घोषित करना चाहिए, जिससे सभी लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण देख सकें और अपने घर में हंसी खुशी से दीपावली मना सकें। मैं अपनी बात की शुभारंभ जो है जय श्री राम से करना चाहता हूँ। एक बार सभी मेरे साथ जय एक नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके उत्साह से आपको ये समझ सकते हैं 22 तारीख को जैसे हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में जहाँ उनका मूल निवास, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वहाँ पर मूल जन्म स्थान पर हो रही है। हम सरकार से सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि 22 तारीख को एक सार्वजनिक अवकाश आप घोषित करें, ताकि सभी लोग हर्ष और उल्लास से, जिस प्रकार से दीपावली से भी बड़ा पर्व बनाने की इसकी हमारी जो कोशिश है, दीपावली से भी बड़ा पर्व मनाने की कोशिश है। कभी कोई भंडारा, कभी कोई आयोजन, कभी कोई सहभोज दीपावली पे हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस बार इतने सहभोज और इतने भंडारे 21 और 22 तारीख में होने जा रहे हैं, जो कभी आज तक एक रिकॉर्ड बनेगा। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि इसमें कोई व्यवधान, किसी प्रकार का कोई भी, सभी लोग इसमें बराबर की शिरकत करें, ताकि वो अपने अपने कार्य से विरक्त होके उससे जो है इस कार्य को ठीक से कर पाए। यही हमारी मांग है, ताकि हम इस पे उनसे बैठ के चर्चा करें और उनको जो है इस बात के लिए कहीं ना कहीं तैयार करें कि साहब आप इसकी छुट्टी करें। ऑलरेडी राजस्थान में, ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में सरकारों ने घोषणा कर दी है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी हमारे जो प्रशस्वी हमारे यशस्वी धामी जी हैं, वो बढ़ चढ़ के स्टेप्स लेते हैं। इसमें भी वो अग्रणी भूमिका निभाते हुए इसको सबसे पहले या तीसरे नंबर पर जो है इसको घोषित करें। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में बारिश के साथ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अधिक जानकारी देते हुए मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 9 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार है। वहीं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बीते कई दिनों से हरिद्वार और उधम सिंह नगर में छाए घने कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल 8 तारीख आज आपकी जनवरी की हो गई है ये, और अभी तक तो देखिए एक्टिविटी मिले नहीं, चाहे पोस्ट मानसून सीजन था या जनवरी के भी ये पहला वीक निकल गया है। और जैसे पहले बोला था कि 9 को लग रहा था कि एक सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक शायद आ सकता है, परंतु अब जो चीज़ें दिख रही है उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, एक्टिविटी कम ही रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो इनमें तो कुछ जगहों में स्कैटर्ड एक्टिविटी, कुछ जगहों में आप ये कह सकते हैं हल्की बारिश या बर्फबारी है, वो मिल जाएगी। जहाँ तक बर्फबारी हो 3000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्रों में। लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो थोड़ा बहुत थंडर एक्टिविटी और हल्की बारिश है, बहुत हल्की बारिश इक्का दुक्का जगहों में और जगह भी संभावना है। तो इस तरह का तो लग रहा है, लेकिन हाँ एक बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो या स्नोफॉल है आपके जो हमारी लोअर रिचेज है उस पर भी आ जाए, ऐसा लगता नहीं है। तो इसी तरह की स्थिति है। पहले भी बोला था कि 9 को ही है, तो थोड़ा बहुत जो एक्टिविटी है 9 को ही दिख रही है, और उसके बाद 10 से करीब करीब मौसम वो साफ़ हो रहा फिर से। तो अभी जो फॉग आपकी जगह जो मैदानी क्षेत्रों में बनी है, कल से वो भी हट जानी चाहिए। और उसके बाद भी जो उत्तर पश्चिम हवाएं थोड़ा तेज़ हो रही दिख रही है,
तो ऐसा लगता है कि फॉग आगे भी जो है उसकी संभावना फिर कम हो सकती है। तो वो देखेंगे थोड़ा, लेकिन अभी देखा जाए तो 1-2 दिन हम फॉग अभी आगे नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ है। और जो बारिश है तो वो 9 को ही है, उसके बाद मौसम फिर साफ़ हो रहा है। बाकी तापमान भी आप देख रहे हैं, अगर प्लेन वाले छोड़ दिए जाओ, जो आपका हरिद्वार और उधम सिंह नगर है वहाँ तो ठिठुरन है फॉग की वजह से, लेकिन और जगह देखेंगे तो तापमान थोड़ा जो है सामान्य से ऊपर ही है, अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान भी करीब करीब सामान्य के आसपास है, 1 से 2 डिग्री तक जो है वो भी कहीं कहीं पर ऊपर भी है। तो ऐसा ही मौसम में कहूँगा 9 तारीख के बाद भी अगर देखें तो मौसम जैसा भी चल रहा है वैसे ही चलने वाला है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा हट जाना चाहिए। बस ये कि 9 को जैसे मैंने बोला कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी तो दिख रही है, लेकिन जैसे पहले थोड़ा लग रहा था कि शायद अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। कुजाऊ मैकोट बेमरू मोटर मार्ग आजकल बीते बरसात से बाधित हुई है, जिसकी सुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। विभागीय स्तर पर सूचना देने के बाद भी अभी तक उक्त मोटर मार्ग खोलने की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में उस मोटर मार्ग से आवागमन कर रहे वाहन तो छोड़ो, आम जनमानस का जाना भी खतरे से खाली नहीं है। छिनका में मोटर मार्ग बंद होने पर वैकल्पिक मार्ग के तौर पर यात्रियों के लिए ये मोटर मार्ग सुगम बना हुआ था, लेकिन बीती बरसात से ये मोटर मार्ग भी बंद अवस्था में है, जिसकी सुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। पूरा मोटर मार्ग किस अवस्था में पड़ा हुआ है। सेंजी लगा मैकोट से बेमरू तक का जो मोटर मार्ग है वो इस तरह से क्षतिग्रस्त है, पूरा मोटर मार्ग। लेकिन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं देता है बिल्कुल। और मेरा प्रशासन से आग्रह है कि इस मोटर मार्ग को सुचारू रूप से करें ताकि आवागमन हो सके। ये मोटर मार्ग गोपीश्वर से हमारे शून तक का जो मोटर मार्ग है ये, और ये मैकोट से और यहाँ बेमरू तक पूरा क्षतिग्रस्त है। पूरी बरसात में ये मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। नमस्कार, मैं अरुण राणा। सेंजी लगा मैकोट बेमरू तक का जो मोटर मार्ग है उसके 0 पॉइंट पे हूँ, और पूरे मोटर मार्ग की जो स्थिति बनी हुई है, जगह जगह पे स्लाइडिंग हुई है और पूरा मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। पिछले बरसात में ये मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था और अभी दूसरा जो बरसात आने वाला है और अभी तक इस मोटर मार्ग की कोई भी सुध नहीं ली गई है, जबकि प्रशासन को, जिला प्रशासन को, संबंधित विभाग को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इस और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं जिला प्रशासन को, जिला अधिकारी महोदय को और पीएमजेएसवाई विभाग को इस मैसेज के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर 18 तारीख तक इस पूरे मोटर मार्ग पे, ये 0 पॉइंट से लेकर डुमक कलगोट तक जो मोटर मार्ग बनना है उस संबंध में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 18 तारीख को जिला मुख्यालय गोपेश्वर में पूरी क्षेत्र की जनता के द्वारा एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। धन्यवाद। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कई देवी देवताओं का वास माना जाता है। माँ धारी देवी का भी उत्तराखंड में बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। इस बार माँ धारी देवी और भगवान श्री नागराजा देव डोली शोभा यात्रा 12 जनवरी को देहरादून के नेहरू कॉलोनी से शुरू होगी। भगवान श्री नागराजा देव डोली शोभा यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए 18 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। आप सभी को सादर प्रणाम। और माँ धारी देवी एवं भगवान श्री नागराजा देव डोली शोभा यात्रा का प्रारंभ श्री गणेश दिनांक 12 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसका पूजन कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होकर और 9 बजे तक चलेगा। जो माँ धारी देवी का थान नेहरू कॉलोनी में विराजमान है वहाँ पर, उसके बाद देवडोली यात्रा आगे के लिए प्रस्थान करेगी, जिसके लिए हमने अन्य अपने सूबे के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी निवेदन किया है और उन्होंने भी यह निवेदन हमारा स्वीकार किया है कि किसी कारणवश अगर हमारा बाहर जाना नहीं हुआ तो हम इस यात्रा को शुभारंभ करेंगे। 12 जनवरी से यात्रा प्रारंभ होकर 13 जनवरी को रायवाला और 14 जनवरी को देवडोली हरिद्वार में पहुंचेगी। 15 जनवरी को हरिद्वार में स्नान करके उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भ्रमण करके पूरे 1 महीने का भ्रमण करके 13 फरवरी 2024 को देवडोली शोभा यात्रा उज्जैन महाकाल में पहुंचेगी और 14 फरवरी को
देवडोली शोभा यात्रा वहाँ पर बसंत पंचमी के पावन पर्व पर स्नान करेगी। हमारा उद्देश्य उत्तराखंड की देव संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं धर्म जो हमारा सनातन धर्म है उसका प्रचार प्रसार हो सके। उत्तराखंड की लोक विधाएँ, लोक संस्कृति, देवी देवताओं का जो प्रारूप है, जो असली साकार निराकार रूप है, वो हम इसके माध्यम से प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड के देश प्रदेश में रह रहे प्रवासियों को यह आयोजन के माध्यम से बताते हैं। धन्यवाद। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसकी तैयारियां उत्तराखंड में भी चल रही है। सीएम धामी ने इसको लेकर निर्देश भी दिए हैं। वहीं खुशखबरी ये है कि उत्तराखंड के 258 लोगों को न्योता दिया गया है, जिसमें बीजेपी के कई नेता भी शामिल हैं। रामलला के विराजमान होने पर दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि 500 साल के लंबे संघर्ष और लाखों लोगों के त्याग बलिदान के साथ लाखों संतों नागरिकों के योगदान के बाद ये पल आया है, जिसका पूरा देश की जनता को इंतजार बेसब्री से है। ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि हम सबकी इच्छा है कि हम भी वहां जाएं, लेकिन वहां एक लिमिट तय की गई है कि उत्तराखंड क्षेत्र से लगभग 258 लोगों को निमंत्रण आया है और हमको पता है कि यह देवभूमि है। यहाँ पर बहुत सारे अखाड़े हैं, बहुत सारे कोठारी हैं, बहुत सारे बड़े मंदिरों के पुजारी हैं, बहुत सारे महामंडलेश्वर हैं, बहुत बड़े बड़े संत यहाँ पर रहते हैं। इन सभी संतों को वहाँ से आमंत्रण आया है और कुछ प्रमुख मंदिर के प्रबंधकों को इस तरह के आमंत्रण आए हैं, वह सब लोग उस दिन जुड़ेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर खबर देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड। नमस्कार।